हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ विद्यम ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लेकर आए आपके लिए वन शॉट वीडियो ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर मेरी मानो तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको पार्टनरशिप के 35 मार्क्स चाहिए तो उसका जो बेस है वो बनाता है चेंज इन पीएसआर। क्योंकि जितने भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के तरीके होते हैं, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो डिसोल्यूशन हो, वो सभी के अंदर पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चेंज इन्वॉल्व होता है। और वही चेंज इन पीएसआर हमें सिखाता है कि जब रेशो में चेंज आता है तो क्या क्या करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आने वाले सभी चैप्टर्स में लागू होने वाली है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आप सारे के सारे आगे के चैप्टर्स बहुत इजीली अचीव कर सकते हो, सिर्फ एक दो नई चीजें सीख के हर चैप्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं जल्दी से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू रेशो। कि जो रेशो के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कोई रेशो दी होती है, फिर कहते हैं कि नई रेशो ये है, या ओल्ड रेशो ये है, या गेनिंग ये है, या सैक्रिफाइसिंग ये है। तो जल्दी से देखते हैं। हमारे पास तीन तरीके की हम बेसिकली रेशोस देखते हैं। तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो हम कहते हैं ओल्ड रेशो, एक हम कहते हैं कि गेन या सैक्रिफाइस, गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो। एक हमारे पास आती है न्यू रेशो। अब सोचने की बात है, जैसे ही चेंज इन पीएसआर होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा पार्टनर्स के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तो क्या होगा कि उनकी कुछ ना कुछ ओल्ड रेशो रही होगी कि पहले किस रेशो में शेयर कर रहे थे। अब जब चेंज इन पीएसआर हो गया तो उसके बाद उन्होंने कुछ अग्री करा होगा कि अब नई रेशो ये रहेगी। किसी ने कुछ गेन करा होगा, किसी ने कुछ सेक्रीफाइस करा होगा। तो इन तीन चीजों के अलावा कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। कि कुछ पुरानी रेशो, पुरानी मतलब कि पुरानी किस रेशो में हिस्सेदारी बांट रहे थे, नई की अब किस रेशो में हिस्सेदारी बांटेंगे। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, किसी ने गेन किया होगा, किसी ने सैक्रिफाइस किया होगा। टोटल गेन टोटल सैक्रिफाइस की हमेशा बराबर रहता है, क्योंकि जितना जितना सैक्रिफाइस किया गया उतना उतना किसी ने गेन कर लिया होगा, या जितना किसी ने गेन किया तो उतना किसी ने सैक्रिफाइस जरूर करा होगा। क्योंकि जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो कोई हवा में तो चला नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये हमेशा टोटल गेन टोटल सैक्रिफाइस के बराबर होता है। तो जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक वन मार्कर जरूर आना होता है। तो यहाँ पर आपको इन तीनों में से कोई दो चीजें दे रखी होंगी और आपको तीसरी निकालनी होगी। उसके लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए इसके। तो अगर हम बेसिक्स की बात करें तो बेसिक्स क्या है, बहुत आसान है। मान लो मैं कहूं कि न्यू में से ओल्ड माइनस करा, कि मेरे पास नया हिस्सेदारी जितनी है उसमें से जो पुरानी थी माइनस करी और आंसर आ गया प्लस का। तो सोचने की बात है, मेरे को गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रहा है। मेरा अब वाला ज्यादा है पुराने से, तभी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो मतलब मैंने यहां पर क्या किया होगा, गेन किया होगा। इसी तरीके से अगर मैं न्यू में से पुराना माइनस करूं, न्यू में से ओल्ड माइनस करूं, तो आंसर मेरा नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब मैंने क्या किया है, सेक्रीफाइस करा है। क्यों भला, कि मेरा नया कम है मतलब पुराने से, तो मतलब घट गया है शेयर, तो सेक्रीफाइस करा है। इसी तरीके से एक और नजरिया है इसको देखने का, दैट इज अगर मैं कहता हूं कि मैं ओल्ड में से नया माइनस करूं, मेरा पहले कितना था, नया कितना है, और आंसर मेरे पास आ जाता है पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास पहले ज्यादा था अब कम है, अब कम है तो मतलब मैंने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया गया होगा, तो सेक्रीफाइस आ जाता है। यही मैं कहूं कि अगर मैंने ओल्ड में से न्यू माइनस करा और आंसर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि मेरे पास नए वाला ज्यादा है, पुराना कम था, तो मतलब मैंने गेन करा होगा। तो आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कैलकुलेट करो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो आप कोई भी एक फॉर्मुला यूज कर सकते हो। न्यू में से ओल्ड करने पे पॉजिटिव आ जाए तो गेन, न्यू में से ओल्ड माइनस करने पे नेगेटिव आ जाए तो सैक्रिफाइस। लेकिन फिर भी क्वेश्चन कई बार आपसे इस तरीके से पूछ लेता है। हम सीयूटी में इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं कि कहते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशो। तब आप कहोगे कि गेनिंग, गेन का मतलब होता है नए में से ओल्ड माइनस करना, मतलब पॉजिटिव आंसर वाला आप आंसर दोगे। तो हम कहेंगे गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो हम नीचे वाला आंसर दे देते हैं कि अगर ओल्ड रेशो में से माइनस करो न्यू रेशो तो हमारे पास सैक्रिफाइस आ जाता है। तो ओल्ड में से न्यू माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, सैक्रिफाइस आ जाता है। तो आपको डायरेक्ट आंसर से देने हैं, लेकिन अगर आपको कहते हैं कैलकुलेट गेन सैक्रिफाइस, तो आप चाहे ये तरीका यूज कर लो चाहे ये कर लो, दोनों सही है। कोई एक याद रखो, जैसे कि आप ये याद रख लो, मैं आपको इसी तरीके से करूंगा कि नए में से पुराना माइनस करो, पॉजिटिव आई तो गेन, नेगेटिव आई तो सैक्रिफाइस। तो इन तीनों रेशोज में से कोई दो रेशोज आपको देखने को मिलेंगी और तीसरी पूछी गई होगी। मान लो क्या होगा, ओल्ड ये है गेनिंग ये है, तो आप बताइए न्यू क्या होगा। न्यू ये है ओल्ड ये है, तो ये बताइए। न्यू और ये दे रखिए, ओल्ड बताइए। तो ये तीन तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। जल्दी से एक एक एग्जांपल देखते हैं सबका।
तो पहला है हमारे पास ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो इसकी ओल्ड रेशियो है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो नई रेशियो दे रखी है, कहते हैं कैलकुलेट करो गेन या सेक्रीफाइस जो भी होगा। तो देखिए जल्दी से हम, तो ओल्ड रेशियो हमें गिवन है ए बी सी, ओल्ड इज 3:2:1। न्यू बोलते हैं कि न्यू इक्वल है न्यू, तो ओल्ड ये दे रखी है। अब हमें चाहिए सेक्रीफाइस अगेन, तो हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस गेन। पहले हम ए का देखते हैं, ए तो एज लिख देना। तो आप इसके लिए ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हम न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हैं, न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का नया हिस्सा कितना है, ये रहा, दैट इज 1/3। पुराना कितना है 3/6, एलसीएम आ जाएगा 6, ये आया 2 माइनस 3 माइनस 1/6। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहाँ पे लिख देना सेक्रीफाइस, नेगेटिव का आंसर आ गया, तो इसका मतलब क्या है 1/6 इज द सेक्रीफाइस। इसी तरीके से बी का लगा सकते हैं हम, यहाँ पे हम खाली स्पेस छोड़ देंगे। बी का देखते हैं 1/3 माइनस 2/6, 6 2 माइनस 2 0। तो ये ना सेक्रीफाइस कर रहा ना गेन कर रहा, तो हम कहेंगे नो गेन नो सेक्रीफाइस। सी का देखते हैं जल्दी से, सी का आएगा हमारे पास, नया है 1/3, पुराना है 1/6, ये 6 आया, तो 2 माइनस 1 1/6, दिस इज द गेन। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसने क्या करा है, गेन करा है। हम ये ना करते तो भी हमें पता होता है कि उसने 1/6 सेक्रीफाइस करा, तो पक्की बात है किसी ने गेन करा होगा, उसने कुछ करा नहीं, तो सी ने सारे का सारा गेन करा होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। नई रेशो कैसे निकाली जाएगी। तो देखो यहाँ पर आपको दो चीजों का खास ध्यान रखना होता है, एक तो वर्ड होता है फ्रॉम और एक होता है ऑफ। इन दोनों में फर्क क्या होता है, हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से सीखेंगे। सो ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी टेक्स 1/6 शेयर फ्रॉम ए। तो हम पहला पार्ट करते हैं इसका, पहला पार्ट है सी टेक्स 1/6 शेयर फ्रॉम ए। देखो ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस क्या होता है, फ्रॉम का मतलब होता है एग्जैक्ट उतना ही, क्या होता है, एग्जैक्ट उतना ही। ऑफ का मतलब होता है उसके शेयर का जो आपको दे रखा है। तो मतलब कि फ्रॉम का मतलब होता है एग्जैक्ट उतना ही उसने ए से ले लिया, ऑफ का मतलब होता है कि ए के शेयर का इतना हिस्सा उसने लिया। तो पहले में कहा सी टेक्स 1/6 शेयर फ्रॉम ए। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, इनका ओल्ड रेशियो हमें दे रखा है 3:2:1। तो क्या कहता है कि सी टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, फ्रॉम का मतलब एग्जैक्ट उतना ही ए से लिया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सी का जो गेन है, वो कितना है 1/6। ए का जो सेक्रीफाइस है, क्योंकि ए से उसने टेक किया है, तो ए का सेक्रीफाइस 1/6। न्यू रेशियोज निकाल देते हैं। ए का नया कितना आएगा, ए का जो पुराना था दैट वाज 3/6। अब कॉमन सेंस की बात, अगर ए ने सेक्रीफाइस करे तो उसका शेयर कम हो गया होगा, तो हम माइनस कर देंगे उसमें से 1/6, तो आया ए 2/6। बी का देखते हैं हम, बी का पहले था 2/6, उसने ना तो कुछ गेन करा ना सेक्रीफाइस करा, तो उसका अभी भी 2/6। सी का देखते हैं, सी का पहले था 1/6, अब इसने गेन करा तो इसका शेयर इंक्रीज हो गया होगा, तो हम लोग ऐड कर देंगे 1/6, तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका भी 2/6। तो न्यू रेशियो आ जाएगी 2:2:2, विच इज 1:1:1। समझे। तो ये तो हो गया हमारे पास केस नंबर 1। जो केस नंबर 2 है वहां पे हमें ध्यान रखना है, वहां पर क्या कहता है, देखो केस नंबर 2 करते हैं। तो केस नंबर 2 में देखो क्या है, कहते हैं सी टेक्स 1/6 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 ऑफ बी। ऑफ का मतलब वहां पे था 1/6 फ्रॉम, तो हमने कहा एज इट इज उतना ही गेन किया। 1/6 का मतलब है कि उसके शेयर का इतना हिस्सा। तो अब जो सी ने गेन करा है वो क्या है, देखो सी का गेन इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ए, जितना ए का हिस्सा उसका 1/6, तो 1/6 ऑफ ए का कितना हिस्सा है, ए का हिस्सा है 3/6, प्लस उसने साथ ही में हाफ ऑफ बी भी किया, तो हम वो भी लिखेंगे, प्लस 1/2 ऑफ जो बी का शेयर है, 2/6, तो 2/6। समझ आई। तो इसने टोटल गेन किया है 3/6 36, प्लस 2/6 इंटू 12, तो ये आया हमारे पास एलसीएम 36। तो ये आया 3 प्लस 3 इंटू 12, 3 3 इंटू 2 6, तो ये आया 9/36। ठीक है।
इसी तरीके से हम देखेंगे ए का सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है, ए ने सेक्रीफाइस करा जितना सी ने इससे गेन करा है, दैट इज 1/6 ऑफ 3/6, जो इसका टोटल शेयर था उसका 1/6 इसने सी ने गेन करा था, तो 1/6 ऑफ 3/6 विच इज 3/36। बी का सेक्रीफाइस देख लेते हैं, वो भी हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, दैट इज 1/2 ऑफ 2/6 जो कि हमारे पास 2/12। हमें सभी के सेक्रीफाइस गेन मिल चुके हैं, ओल्ड रेशो हमें इनकी पता है, हम ऐड या माइनस करके न्यू रेशोस कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो हमारे पास आता है अब न्यू रेशोस। सबसे पहले हम देखते हैं ए का, तो ए का न्यू रेशो कितना आएगा, ए का जो ओल्ड है, ए का ओल्ड है हमारे पास 3/6, तो ए का ओल्ड है हमारे पास 3/6, ए ने सेक्रीफाइस किया है तो माइनस कर देंगे हम 3/36, ये हमारे पास आ जाएगा 36 एलसीएम 6 6 6 3 18 माइनस 3 तो 15/36। सिमिलरली हम बी का निकालते हैं, तो बी का हमारे पास आ जाएगा, बी का जो ओल्ड है दैट इज 2/6, उसमें से ऐड या माइनस कर देंगे, सेक्रीफाइस किया तो माइनस 2/12, तो ये हमारे पास 12 आया एलसीएम, तो 6 2 2 into 2 4 minus 2 दैट इज 2/12। बेस 36 बना लेते हैं इसका भी, तो हम इसको 3/3 से कर देंगे तो हमारे पास 6/36 देखने को मिलेगा। सी का शेयर देखते हैं, सी का जो पहले था हमारे पास 1/6, अब सी ने क्या करा है, सी ने गेन करा है, कितना गेन करा है 9/36, तो इसके अंदर हम जोड़ देंगे 9/36, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36, 6 into 6 तो ये 6 + 9 15/36, ये सम जो है एलसीएम के बराबर होना चाहिए, 15 + 15 + 6 36/36, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली न्यू रेशो क्या आ गई, न्यू रेशो क्या आ गई, ए बी सी की, ए के पास है 15, बी के पास है 6, 15 3 पे कैंसिल आउट हो रही है तो कर देंगे, तो 3 5 3 2 3 5 तो ये हमारे पास आ गया 5:2:5, ये है हमारी फाइनली रेशो जो भी ए बी और सी की न्यू आई। तो आपको डिफरेंस समझना, फ्रॉम का मतलब एग्जैक्टली उतना ही, ऑफ का मतलब उसके शेयर का इतना, मतलब ए के शेयर का 1/6, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड रेशो। ये क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन देखने को मिलता है, तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड रेशो, कि हम ओल्ड रेशो कैसे निकालेंगे। अगर हमें न्यू रेशो दे रखी है और सैक्रिफाइस गेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन सम स्पेसिफाइड रेशो, तो कोई भी ओल्ड रेशो थी उसमें वो शेयर कर रहे थे। एज पर द न्यू एग्रीमेंट दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, तो नए एग्रीमेंट के हिसाब से उन्होंने कहा कि हम इक्वली प्रॉफिट लॉसेस शेयर करेंगे। टू अराइव एट दिस रेशो सी टेक्स 1/2, ये 1/2 नहीं आएगा, इसको आप चेंज कर लीजिए 1/6, 1/6 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, तो उसने 1/6 लिया इक्वली फ्रॉम ए एंड बी का मतलब है कि 1/6 का आधा तो उसने ए से लिया, आधा बी से लिया। कैलकुलेट ओल्ड रेशो, जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें दे क्या रखा है, ए बी और सी का न्यू रेशो हमें दे रखा है, दैट इज 1:1:1। हमें सेक्रीफाइस गेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हमें बताया गया है कि जो सी का गेन है वो कितना है, जो सी का गेन है वो कितना है, ही टेक्स 1/6 शेयर, तो 1/6 शेयर लेता है, तो 1/6 इसका गेन हो गया। ए और बी का सेक्रीफाइस कितना है, आधा उसने ए से लिया, आधा बी से लिया, हम कह सकते हैं 1/2 ऑफ 1/6। सिमिलरली बी का सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ 1/6, तो ये भी हमारे पास 1/12 आ गया। तो सी का गेन, ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस, ये सारी इंफॉर्मेशन पता है, हमें निकालना है जी इनका ओल्ड रेशो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड रेशो। तो इनकी देखिएगा ओल्ड रेशो क्या होगी, तो हमें कुछ नहीं करना, हम ए का देखते हैं पहले, ए का ओल्ड। सोचने की बात है, नया उसका 1/3 है, उसने सेक्रीफाइस करा 1/12, तो पहले मतलब ज्यादा होगा ना, कि मतलब उसने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है उसके बाद भी 1/3, तो पहले ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं कि 1/3 प्लस जो उसने सेक्रीफाइस करा दैट इज 1/12, तो हमारे पास 12 एलसीएम आया, 4 + 1 5/12। सिमिलरली बी का ओल्ड, यहाँ पे फॉर्मूला जरूर लिखते हैं ना, दैट इज न्यू प्लस सेक्रीफाइस, तो इसका भी न्यू प्लस सेक्रीफाइस क्योंकि बी ने भी सेक्रीफाइस करा है, तो ए बी का अब कितना है 1/3, इसने 1/12 सेक्रीफाइस कर दिया, तो 12 4 + 1 दैट इज 5/12। इसी तरीके से सी का ओल्ड कितना आएगा, सी का ओल्ड आएगा हमारे पास, अब इसने गेन कर, तो इसका मतलब पहले कम होगा ना इसका, कि अब इसका 1/3 है, इतना गेन करने के बाद तो पहले कम होगा, तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला बचेगा न्यू माइनस गेन। तो न्यू कितना है इसका 1/3, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो इसने गेन करा दैट इज 1/6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6
और 2 - 1 दैट इज 1/6। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा बेस 12 करने के लिए, सेम करने के लिए 2/2 कर दो। यहां से हमारे पास आ जाएगा ओल्ड रेशियो ए बी और सी का, तो ए का आया 5, बी का 5, इसका 2। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ओल्ड रेशियो। यहाँ पे हमारे पास रेशियो के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है, आपके आने वाले हर चैप्टर में हम कुछ इसी तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे। तो उससे पहले हमें समझना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके दो टाइप्स होते हैं, जो हमने गुडविल की वीडियो में भी देखे थे। एक हमारे पास इसका टाइप होता है दैट इज परचेज गुडविल, और दूसरा टाइप हमारे पास इसका होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो हमारे पास परचेज गुडविल होती है, जो हमारे पास परचेज गुडविल होती है, ये हमें दिखती कहां पर है, फिर हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना है कहां। अपीयर्स इन बैलेंस शीट एसेट साइड, ये हमें बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रही होती है। क्यों दिख रही होती है? अरे क्योंकि हमने इसको पैसे दिए थे, तो उसके लिए हमें इसको जब कैश दिया है तो कोई एसेट इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम अपने इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखती है। ये कहां दिखती है? ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिख रही होती। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन हम इसकी वैल्यू करते हैं। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन ये हमें दिखती है, इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, और वहां से हम इसकी वैल्यू करते हैं। तो इसीलिए हम इसे वैल्यूड गुडविल भी बोलते हैं या सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी बोलते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वैल्यूड गुडविल। जिसकी आप वैल्यू करोगे, जिसकी वैल्यू करने की जरूरत चेंज इन पीएसआर हुआ, इसीलिए पड़ रही है। सो जो परचेस गुडविल होती है, जो बैलेंस शीट में दिखती है, उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इसका, हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं, बुक्स में से इसको हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि ये जो गुडविल पहले से दिख रही है, और आप आज जिस दिन चेंज इन पीएसआर कर रहे हो, उस दिन आप गुडविल को वैल्यू भी कर रहे हो। तो जब आप आज वैल्यू कर रहे हो गुडविल को, तो पहले वाली गुडविल को खत्म करना पड़ेगा ना, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो हम इसीलिए किसको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, इसको राइट ऑफ कर देते हैं। अगर आप इसको राइट ऑफ करोगे तो आप अपनी एसेट से कुछ रिड्यूस करोगे, जब एसेट रिड्यूस करोगे तो लाइबिलिटी भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो यहां से हम पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, और पार्टनर्स की कैपिटल जब रिड्यूस होती है तो डेबिट होती है। इसीलिए हम यहाँ पर एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये आप जानते हो कब करंट आएगा, कब कैपिटल आएगा। इन केस कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग तो कैपिटल, इन केस कैपिटल्स आर फिक्स तो करंट। तो ओल्ड पार्टनर मैंने क्यों लिखा? ताकि इसे समझ आए कि आप ओल्ड पीएसआर में ही करोगे ये काम, आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ये काम करने वाले हो। जब जब मैं लिखूंगा ओल्ड पार्टनर, तो मतलब जिस रेशियो में उनकी ओल्ड रेशियो थी। जब जब मैं लिखूंगा सैक्रिफाइसिंग, तो मतलब जिस रेशियो में सैक्रिफाइस किया। गेनिंग, तो जिस रेशियो में उन्होंने गेन किया है, जितना गेन किया है, जितना सैक्रिफाइस किया है। तो यहाँ पर ओल्ड पीएसआर में आप इसको राइट ऑफ कर दोगे। जो आपकी वैल्यूड गुडविल आएगी, जो आपकी वैल्यूड गुडविल आएगी, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो जितना सैक्रिफाइस करा और जितना गेन करा उतना ही आएगा। यहां पर ध्यान रखना कि गुडविल का सिर्फ वही पोर्शन जितना सैक्रिफाइस है, जितना गेन किया गया हो। हम ये एंट्री इसलिए पास करते हैं, हम गेनिंग, जिसको कल को गेन होना है उसे गुडविल का ज्यादा फायदा मिलेगा, तो वो आज ही क्या करेगा? कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइस वाले को। जब कंपनसेट करेगा तो गेन वाले की कैपिटल को हम रिड्यूस कर देते हैं डेबिट करके, और सैक्रिफाइसिंग जो मतलब उसको कल को कल कम हिस्सेदारी मिलेगी, तो उसको गुडविल का कम फायदा मिलेगा, तो इसीलिए वो आज ही उससे पैसे ले लेगा, तो उसकी कैपिटल को हम इंक्रीज कर देते हैं। तो हम ये ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है अनिल, सुनील एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। टीएस ग्रेवाल की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। सो 5:3:2 में कर रहे थे, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो मतलब देयर इज चेंज इन पीएसआर। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,08,000। तो यहाँ पर हमें वैल्यूड गुडविल दे रखी है, हमें देखना है, हमें यहाँ पर वैल्यूड गुडविल दे रखी है कितनी? 1,08,000 की। और गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 18,000, जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है, मतलब कि ये परचेज गुडविल है। तो बैलेंस शीट के अंदर जो एग्जिस्ट कर रही है, तो हमें परचेज गुडविल दिख रही है यहाँ पे 18,000 की। हमें दोनों का ट्रीटमेंट पता है, इसे हम राइट ऑफ करेंगे जो ऑलरेडी दिख रही है। जो वैल्यू करी है उसकी हम एंट्री क्या करते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो पास द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, इफ कैपिटल्स आर फिक्स, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट का यूज, फिक्स है तो करंट अकाउंट का यूज।
तो हमें पता है कि जो परचेज गुडविल है उसको तो राइट ऑफ करना है, उसको तो ओल्ड पीएसआर में करना होता है, लेकिन जिसको हमें वैल्यूड गुडविल को गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है तो उसके लिए हमें उनका गेन सेक्रीफाइस भी चाहिए, तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। सबसे पहले हम अनिल का देखते हैं। तो हम मैंने आपको बोला था आप न्यू में से ओल्ड माइनस कर दिया करो, तो न्यू शेयर कितना है इसका, दे विल शेयर इक्वली, पहले उसका कितना है 5/10, तो 1/3 माइनस 5/10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30, 10 माइनस 15 माइनस 5/30, तो इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है। सिमिलरली दूसरे का देखते हैं हम, सुनील का। सुनील का क्या आ रहा है, न्यू तो इक्वल ही है 1/3, माइनस कर देंगे ओल्ड, दैट इज 3/10, एलसीएम आ जाएगा 30, तो याद आएगा हमारे पास 10 और याद आएगा हमारे पास 9, तो मतलब 1/30 इसने क्या करा है, गेन करा है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया। तीसरा पार्टनर रमेश, हमें बिना कुछ करे पता होना चाहिए कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर 5/30 सेक्रीफाइस, 1/30 से ले तो 4/30 का गेन आना चाहिए। हम देख लेते हैं, इक्वल है 1/3 में से 2/10 माइनस करेंगे, 1/3 माइनस 2/10 30, तो 10 माइनस 6 दैट इज 4/30, तो इसने क्या करा है, बेसिकली गेन करा है। तो गेन गेन सैक्रिफाइस, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहले केस की एंट्रीज करते हैं। तो पहला केस क्या है, कैपिटल सम फ्लक्चुएटिंग, तो हम कैपिटल अकाउंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, तो 18,000 को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है अनिल, सुनील और रमेश के कैपिटल्स को रिड्यूस करेंगे, तो हम एंट्री करेंगे अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इस गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे। गुडविल है कितनी ऑलरेडी अपीयरिंग हमारे पास, 18,000। इन तीनों की ओल्ड पीएसआर में 532, टोटल 10 बना, तो 10 हिस्से कर दोगे तो 1800 का एक हिस्सा, 1800 इंटू 5 9,000, 1800 इंटू 3 5400, 1800 इंटू 2 36। तो हमने क्या कर दिया, परचेज गुडविल या ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। दूसरे नंबर की एंट्री इसकी क्या होगी, फर्स्ट एंट्री ये होगी, सेकंड होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की। तो गुडविल का अमाउंट है 1,08,000, क्या टोटल अमाउंट को हम कर देंगे, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, जितना गेन करा जितना सेक्रीफाइस करा, इन दोनों ने गेन करा, सुनील और रमेश ने, तो इनके कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। तो सुनील का कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये अनिल जिसने सेक्रीफाइस करा, तो टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अब 1,08,000 को हम किस तरीके से यहां पर लिखेंगे, जितना सुनील ने गेन करा है, सुनील ने गेन करा 1/30, तो 1,08,000 के आप 30 हिस्से कर दो, तो 1,08,000 का अपॉन कर देंगे 30, तो ये कैंसिल आउट हुआ, 3 3 9 1 3 6 18 0 0 3600, तो 3600 आएगा यहाँ पर। इसी तरीके से 1,08,000 का 4/30 करोगे तो 3600 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3600 इंटू 4 होगा हमारे पास 14,400, और यहाँ पे हमारे पास 3600 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,000। तो ये हमारे पास दो एंट्रीज हमें देखने को मिलने वाली है। इफ द कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स, तो कुछ नहीं होगा, ये जहां भी कैपिटल है उसकी जगह आप करंट अकाउंट लिख दोगे, बात खत्म। तो हमारे पास सम अप करें अगर हम गुडविल के ट्रीटमेंट को, तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है, जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, और जो वैल्यूड गुडविल है उसके लिए हम एंट्री कर देते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम मूव करते हैं अब ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स हैं, फुल फ्लेड क्वेश्चन इनके बिना बन ही नहीं सकता। वहां पर आपको गुडविल का क्वेश्चन, गुडविल का ट्रीटमेंट भी देखने को मिलता है और इनका भी देखने को मिलता है, सारे केसेस करेंगे। उससे पहले आपको इसका बेसिक्स बता दूं मैं, तो हमारे पास WCR का क्या ट्रीटमेंट होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिखेगा लाइबिलिटी साइड में, कहां दिखेगा, लाइबिलिटी साइड में। ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम इसका, जितना क्लेम है उतना तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे क्लेम में, या उसके लिए हम प्रोविजन बना देंगे, बाकी पार्टनर्स में बांट देंगे। तो हम क्या करते हैं, टिल द एक्सटेंट ऑफ क्लेम ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट,
उतना का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में डाल देते हो और रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो आप इन ओल्ड पीएसआर। बाकी सारा क्या करते हो आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स की आप उसे बांट देते हो। जल्दी से केसेस देखते हैं। तो हमारे पास बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें आपको लाइबिलिटी साइड में दिया गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। हम देखते हैं कहता है ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन 3:2, मतलब चेंज इन पीएसआर आया, वो चाहे नया पार्टनर एडमिट क्यों ना हो रहा हो। कोई भी चीज बढ़ती है सोचने की बात है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाए तो पुराने पार्टनर्स ने है ना, उनकी पीएसआर में बनाए तो उसी में उसको बांट देना चाहिए। तो कहते हैं शो द ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर केस नंबर 1, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन या देयर इज नो क्लेम। दो बातें बोली मैंने, या तो कोई इन्फॉर्मेशन ना हो क्वेश्चन में तो आप इसको बांट दोगे, या फिर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है और बोला जाता है कि इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है तब भी बांट दोगे। देखिए अब कैसे हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो हमें क्या करना है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या हम कहीं कोई क्लेम नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे का सारा पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा, तो हम सारे का सारा पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। अब सोचने की बात है, ये पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से बनाया तो बेसिकली पार्टनर्स के प्रॉफिट का हिस्सा होना चाहिए। और वैसे भी सोचो तो अगर आप इस लाइबिलिटी को खत्म करोगे तो लाइबिलिटी में कुछ और बढ़ाना पड़ेगा, तो हम पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। या वैसे भी सोच सकते हो पार्टनर्स ने बनाया अब उन्हें वापिस दे रही है, तो जिस रेशो में बनाया उस रेशो में वापिस दोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सी वाली, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड दैट वाज इक्वल। तो 60,000 को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 हम इनके बीच में आधा आधा बांट देंगे 1:1 में। इसी तरीके से इसके सारे केसेस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फिर से 60,000। अब कहते हैं कि फिर से बाकी सारी कहानी सेम, केस 2 में फर्क इतना है कि क्लेम है पड़ा, क्लेम है पड़ा 30,000 का क्लेम है, तो हम क्या करेंगे 60,000 में से 30,000 तो हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के खाते में डाल देंगे और बाकी 30,000 पार्टनर से बांट देंगे। तो देखो जनरल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 इन दोनों में हम बांट देंगे तो ये 15,000 यहाँ बढ़ जाएगा और 15,000 यहाँ चला जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी जनरल एंट्री देखने को मिलेगी। बात आती है कि 30,000 एक्चुअली में दिखता कहाँ है, तो हम इसको बैलेंस शीट में ही दिखाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। अगले केस में मूव करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है फिर से 60,000, बाकी कहानी फिर से सेम। द केस नंबर 3 से इसकी क्लेम इज 90,000, क्लेम ज्यादा हो गया है, रिजर्व तो 60,000 ही है, क्लेम है 90,000 का, तो अब आपको क्लेम तो सारे का सारा बियर करना ही पड़ेगा। तो अब क्लेम में कैसे पैसा ट्रांसफर करोगे, तो हम क्या करते हैं, अब हमें 90,000 डालने हैं, यहाँ 60,000 है, इसमें से तो इससे ज्यादा नहीं डाल सकते ना हम, तो एंट्री देखो क्या करेंगे, हम एंट्री करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यहाँ पे तो हमें 90,000 चाहिए, तो 30,000 हम लेकर आते हैं। तो देखो अगर बच रहा था तो आप पार्टनर्स को दे रहे थे, अगर अब खुट रहा है कम पड़ रहा है तो पार्टनर से ही लोगे ना, तो हम पार्टनर से लेंगे। तो उसके लिए हम एक बार एंट्री करते हैं, तो वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अभी आगे आएगा हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम क्या कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और फिर इस रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स की कैपिटल से हम राइट ऑफ कर लेते हैं। तो हम पार्टनर्स की कैपिटल से ही एक तरीके से पैसा लेंगे। तो ए और बी को हम कैपिटल्स को डेबिट कर देंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को वहीं से राइट ऑफ कर लोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 30,000 है, तो हम 30,000 यहाँ लिखेंगे और 15,000 ओल्ड पीएसआर में। तो बेसिकली अब 30,000 का घाटा जो सहना पड़ा वो किसको कहना पड़ा, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पीएसआर में। हम कन्वेंशनली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरीके से करते हैं, तो आपको भी इसी तरीके से करके आना है। अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट ये भी हो सकता है, अगर मैं इसको और इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ए और बी को मैं यही लिख दूं WCR अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल, बी कैपिटल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ट्रीटमेंट वो भी ठीक होता है, लेकिन आपको करना इसी तरीके से है जैसे मैंने अभी करवाया है कि रिवैल्यूएशन को डेबिट करो और फिर रिवैल्यूएशन को राइट ऑफ करो। यहाँ पे हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी खत्म होता है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ IFR, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम से समझ आता है कि ऐसा रिजर्व इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व ऐसा रिजर्व जो इसलिए बनाया गया है कि अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू में कुछ फ्लक्चुएशन आती है तो उसको हम डील कर सकें कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब उसकी वैल्यू रिड्यूस हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, तो उससे हम डील करने के लिए बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो देखते हैं इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे को बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर से अंडरलाइन असम्पशन क्या रहेगी, बहुत बेसिक सी बात क्या रहेगी, जितने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत पड़ रही है उसको आप इन्वेस्टमेंट्स में ट्रांसफर कर दो। तो मैं क्या लिखता हूं कि जितना हमारा रिडक्शन आई है वैल्यू में इन्वेस्टमेंट की, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट्स इज टेकन फ्रॉम आईएफआर एंड रेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बाकी सारा पार्टनर्स में बांट दो। सीधी सी बात है, कहते हैं कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में रिडक्शन आई है उतना तो आप आईएफआर में से इन्वेस्टमेंट्स में ट्रांसफर कर दो, बाकी सारा आप क्या करो, पार्टनर्स में बांट दो। इसके हम 5 केसेस देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। पहला जल्दी से देखते हैं तो हमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखने को मिलेगा लाइबिलिटी साइड में। ये गलती से ये लिखा हुआ है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा यहाँ पर। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको देखने को मिलेगा लाइबिलिटी साइड में, और एसेट साइड में आपको देखने मिलेगी इन्वेस्टमेंट। तो हम इन्वेस्टमेंट की बेसिकली हमारी बुक से वैल्यू है 2 लाख और हमने इसके लिए रिजर्व बना रखा है 20,000 का। अब इसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस आएगी उससे डील करने के लिए हमारे पास 20,000 रुपए पड़े हैं, इसका ये मतलब है। तो पहला क्या है केस, तो पहला केस हेडिंग वही कि ए एंड बी वर पार्टनर्स, इनके बीच में चेंज इन पीएसआर हुआ, तो आप प्लीज स्टेटमेंट बताइए हमें आईएफआर का। पहला केस क्या कहता है, पहला केस कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,15,000। हमारी बुक्स में कितनी दिख रही है, 2 लाख। हमने उसके लिए रिजर्व कितना बनाया, 20,000 कि अगर 20,000 तक कम हो गई तो हम उससे डील कर लेंगे, लेकिन वैल्यू तो बढ़ गई है। अगर वैल्यू बढ़ गई है तो क्या इस रिजर्व की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, हम ये पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो भी पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे, तो यहां क्या होगा, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये तो बांटोगे ही बांटोगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 20,000, ये तो आप पार्टनर से बांटोगे बांटोगे, किस रेशियो में, इक्वली 10,000 एंड 10,000। और साथ ही में जो बढ़ी हुई वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 2 लाख से 2,15,000 वो भी पार्टनर से बांटोगे आप। तो हम उसकी एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को आप इंक्रीज करोगे, कितने से इंक्रीज करोगे, 15,000 से, वो पार्टनर से बांटोगे। तो डायरेक्टली हम पार्टनर्स में नहीं बांटते, उसको हम पहले रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करते हैं और फिर रिवैल्यूएशन से पार्टनर से बांटते हैं। जब मैं कह रहा हूं पार्टनर से बांटते हैं तो मतलब पार्टनर से कैपिटल को आप इंक्रीज कर रहे हो, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो ये 15,000 उनकी ओल्ड पीएसआर में, क्योंकि पुराने पार्टनर्स की है ये सारा पैसा, तो उनकी पीएसआर में हम ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे, आधा आधा बांट देंगे। तो ये हमारे पास जनरल एंट्रीज इसकी देखने को मिलेगी। तो पहले हमने क्या करा, आईएफआर को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया और जो इंक्रीज वैल्यू थी उसको रिवॉल्यूशन में ट्रांसफर करा और फिर पार्टनर्स के बीच में बांट दिया है। नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं। यहां पर कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 2 लाख, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, तो मतलब कुछ कम ज्यादा हुआ ही नहीं। अब इसका क्या काम है, इसे आप सारे को बांट दो। तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या करा, 20,000, 10,000 और 10,000 सारे का सारा इन दोनों में हमने बांट दिया। अब हम देखते हैं अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाए, जैसे कि जी पहले तो इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख, अब मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई आपकी 1,90,000, अब क्या होगा। तो हमें पता है कि रिजर्व 20,000 का, 10,000 हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, बाकी 10,000 पार्टनर से बांट देंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट टू। अब सोचोगे कि इन्वेस्टमेंट को क्यों क्रेडिट कर रहे हो सर, बहुत अच्छा रीजन है। अरे एसेट की वैल्यू 10,000 से कम करनी है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होती है तो क्रेडिट होती है, तो 10,000 से कम हो रही है तो हमने 10,000 से उसको क्रेडिट कर दिया। तो 20,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 10,000 इन्वेस्टमेंट्स टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो ये 10,000 इन दोनों में बांट देंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 5,000 यहाँ और 5,000 यहाँ, ये हो जाएगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट।
नेक्स्ट केस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,80,000, 20,000 का रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट 20,000 से ही कम हो गई, तो अब सारे का सारा हम इन्वेस्टमेंट में यूज कर लेंगे। तो जनरल एंट्री बनेगी हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सारे का सारा 20,000 हमारा कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में। तो ये 20,000 और ये 20,000 हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। पांचवा केस सोचने की बात है, अब ये 180 है तो इससे और कम हो जाएगी वैल्यू, तब क्या करेंगे। तो वैल्यू हो चुकी है 1,70,000, तो आउट ऑफ 2 लाख ये वैल्यू आ गई 170 पे, रिजर्व तो 20 का ही था, हम तो 20 से ही डील कर सकते थे, 10 फालतू कम हो गई। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को ले आएंगे गेम में और फिर रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल से राइट ऑफ कर देंगे। तो जनरल एंट्री देखो क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहां से तो आप 20,000 से ज्यादा ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, 10,000 और लाओगे कहां से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से उठा के लाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, तो हमें इन्वेस्टमेंट्स को तो पूर्ति करनी पड़ेगी, 30,000 की हमने कर दी। अब ये 10,000 आप राइट ऑफ कहां से करोगे, राइट ऑफ करेंगे हम पार्टनर्स की कैपिटल में से, तो पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करोगे क्योंकि लॉस हो रहा है, तो हम एंट्री करेंगे दूसरी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम इस 10,000 को इनकी पीएसआर में से हम राइट ऑफ कर देंगे, तो 10,000 5,000 5,000, तो ये हमारे पास इसकी दूसरी जनरल एंट्री देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के जो हमने आईएफआर और डब्ल्यूसीआर की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में सीखा है कि जितनी उनके अगेंस्ट लायबिलिटी हो, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट जितनी लायबिलिटी है उतनी आप उसमें ट्रांसफर करो, बाकी जो बच जाए पीएसआर में बांट दो, ओल्ड पीएसआर में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने क्या किया कि जितनी इन्वेस्टमेंट्स को जरूरत है आपकी उतना इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करो और बाकी सारा आप क्या करो, पार्टनर्स में बांट दो। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज, जनरल रिजर्व, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला आएगा हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। ये दोनों ट्रीटमेंट के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि आपका पार्ट 2 होगा। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं कि हमने कैसे यहां तक ट्रीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है उसके साथ, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।